17 होमवर्क दिए थे। ऑटम 17 और स्प्रिंग 16 ये दोनों होमवर्क दिए थे। ऑटम 17 में तो खैर कोई मसला नहीं होना चाहिए और स्प्रिंग 16 में भी नहीं होना चाहिए। ऑटम 17 में फिर भी कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को कोई मसला नहीं? नहीं यार, अच्छा करना था तो मसले होने थे। किस किसने होमवर्क नहीं किया? 2 3 4 5 6 7 8 बाकियों ने किया है या कमजोरी से हाथ नहीं उठा पाए? किया। ऑटम 17 में बताइए, कुछ पूछना है? नहीं पूछना। स्प्रिंग 16 एंट्रीज नहीं, एंट्रीज मैंने नहीं पढ़ाई अभी। एंट्रीज रिजल्ट के बाद। क्या चीज? क्या एंट्रीज? एंट्रीज मैं ही कराऊंगा, अभी वही बता रहा था। बजटिंग का आज सवाल करा रहा हूं और उसमें अब लेवल और अप हो रहा है। अब आस्ता आस्ता लेवल बढ़ता जाएगा और आज वाले सवाल तक बस यही सवाल होमवर्क है, लेकिन कल से फिर एक एक्स्ट्रा होमवर्क देना भी शुरू कर दूंगा। अभी मैंने कल, परसों और आज ये 3 सवाल बजटिंग के हो जाएंगे और इन तीनों में मैंने अभी तक कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया बजटिंग का। कल से अब आपको होमवर्क भी देना शुरू करूंगा। आज वाले सवाल में कुछ और आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखे है जी? क्या हुआ टेस्ट को? कौन है, किधर है? टेस्ट का क्या? किधर गया वो यार? टेस्ट का क्या सिलेबस है जो कल रखा है? क्या? अच्छा, ओवरहेड्स और एक आसान सा कैश बजट। आसान सा, वाकई आसान सा। हाँ हाँ आसान सा, मुझे दिखा दो देना भाई। और वो जो अगले हफ्ते जो असेसमेंट है उसमें सारा इन्वेंट्री, ओवरहेड्स, कैश बजट, इन्वेंट्री, ओवरहेड्स और कैश बजट ये सारा है। यानी कैश बजट पूरा एग्जाम लेवल का फुल फ्लेज है। नहीं 100 मार्क्स नहीं होगा, मैक्सिमम 50 मैक्सिमम। सवाल लिखिए। सवाल लिखे होशो आवाज में कह रहा हूं, लिखे। ये जो पेज आप तक पहुंचा ये है, ये भी करना है। अभी लिखे एक सवाल। मंथली सेल्स जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर। 100,000, 140,000 और 200,000।
1,00,000, 1,40,000 और 2। जीपी मार्जिन 25%, 25%। क्लोजिंग स्टॉक of every month, closing stock of every month is equal to 20% of cost of sales। है जी, ये लाइन दोबारा, closing stock of every month is equal to 20% of cost of sales for that month, for that month। यानी हर महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल हुआ करेगी उसका जो 20% का आंसर आएगा वो उस महीने का क्लोजिंग स्टॉक हुआ करेगा। और जो जून का क्लोजिंग स्टॉक है, जून का, वो है 24,000, 24,000 रुपए। जून का क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपए, 24,000। आपसे रिक्वायर्ड है जुलाई, अगस्त और सितंबर की परचेजेस। जुलाई, अगस्त और सितंबर की परचेजेस रिक्वायर्ड है, करें।
अच्छा, इन केस कि आपको बचपन की एक बात बिल्कुल ही याद ना हो, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर आपको ये फाइंड करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि सेल्स का 75% है, क्योंकि 25% मार्जिन है। 75,000, 105, 150,000। इसमें ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा लेस और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के 20% के बराबर। 15,000, 21 और 30। और अगर ये क्लोजिंग है तो अगला ओपनिंग है, अगर ये क्लोजिंग है तो इधर ओपनिंग है, और जुलाई का ओपनिंग वो है जो जून का क्लोजिंग था। $66,000, 111, 159। तो कल तक सवालों में स्टॉक नहीं था, अब स्टॉक हो गया। कैश बजट में क्या हो रहा है? कैश बजट में हमने रिसीट्स और पेमेंट्स निकालनी है, और सवाल की मुश्किल ये है कि आपको इनकम्स और एक्सपेंसेस दिए होंगे और उन इनकम्स एक्सपेंसेस से रिसीट पेमेंट बनानी है। सेल्स यानी कस्टमर से आने वाला पैसा, और परचेजेस से रिलेटेड यानी पेमेंट टू सप्लायर। तो आपको पेमेंट टू सप्लायर के लिए परचेजेस चाहिए होंगी और रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स के लिए सेल्स चाहिए होंगी, लेकिन सवाल की मुश्किल ये होगी कि इन दोनों में से एक चीज है। तो सेल्स और परचेजेस के दरमियान जो ब्रिज है वो मार्कअप मार्जिन है, लेकिन वो भी डायरेक्ट रूट नहीं है। पहले सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचेंगे, फिर परचेजेस तक पहुंचेंगे। तो ये बजटिंग में काफी कॉमनली टेस्ट होने वाला काम है कि आपको सेल से कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस तक पहुंचना है, या इसका उलट है कि परचेजेस से कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से सेल्स तक पहुंचना है। तो ये काफी एक रेगुलर काम है बजटिंग का। स्टॉक का ये इस्तेमाल है जो आपके सामने किया है, इसमें कोई परेशानी तकलीफ तो शर्म आनी चाहिए आपको। कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस। अच्छा,
अच्छा, अब इसमें एक नोट लिखवा देता हूं, पहले समझ लें फिर लिखवाता हूं मेरे लिए। अगर हमारी पॉलिसी है, समझने की बात है, कि जितनी हमने अगले महीने सेल्स करनी होंगी, अगले महीने जो सेल्स करनी होंगी वो इसी महीने स्टॉक में रख लेंगे। तो इससे मुराद ये है कि अगर जुलाई की सेल्स 40,000 रुपए की है तो जून का क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपए का, ये मुराद है। मैं बात फिर दोहरा रहा हूं, हमारी पॉलिसी है कि जितनी अगले महीने सेल करनी होती है हम उतना ही स्टॉक पिछले महीने क्लोजिंग रख लेते हैं। तो इसका ये मतलब क्यों नहीं, स्टॉक कॉस्ट पे आता है, सेल वैल्यू होती है। तो अगर ये पॉलिसी है भी ना कि जो अगले महीने की सेल्स है हमने उतना स्टॉक में रखना है, तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है, ये बात क्वांटिटी की हो रही है कि हमने जितने यूनिट्स बेच रहे हैं उतने पहले रख लेते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव बात है, यानी स्टॉक का जो सेल्स के साथ रिलेशन है वो क्वांटिटी का रिलेशन है। लेकिन अगर ये रिलेशन अमाउंट पे लगाना पड़ा तो स्टॉक का रिलेशन सेल्स की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स से होगा। जैसे यहां पर इस अमाउंट पे 20% लगा के क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कह दी, क्यों? क्योंकि वो भी कॉस्ट थी, ये भी कॉस्ट है। तो अगर स्टॉक का लिंक सेल्स से बनाया हुआ है सवाल में, तो असल में वो यूनिट्स की बात हो रही है। लेकिन अगर रुपए की बात करनी भी है तो वो सेल्स की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स की करनी। लिखिए अंग्रेजी, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, if closing stock is given as a percentage of sales, if closing stock is given as a percentage of sales, then this percentage is applied to cost of sales. इन बज़ाहिर वो परसेंटेज ऑफ सेल्स कहा हुआ है, लेकिन असल में वो क्वांटिटी की बात की हुई थी। लेकिन हम उसको जब रुपए में लाएंगे तो वो परसेंटेज सेल्स की अमाउंट की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लगाएंगे। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। अच्छा, एक ना आपको सवाल जो अभी कराने लगा हूं, इसमें डेज आ रहे हैं। जो कल परसों सवाल किए थे उसमें मंथ है, और हम मंथ वाइज कैश बजट बना रहे थे, तो जो क्रेडिट पीरियड था वो मंथ में था कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। अगर डेज में आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, मैं पहले सवाल करा देता हूँ, क्योंकि सवाल ये ना रह जाए पूरा होने से, जो कि सुबह पूरा तो कर पाया लेकिन डेज तक बात पहुंची नहीं। तो इसलिए मैं पहले सवाल पूरा करा रहा हूँ, फिर अगर आज मिला तो डेज आज समझा दूंगा, अगर नहीं तो कल इंशाल्लाह पहले डेज समझाऊंगा फिर अगला सवाल कराऊंगा। तो सवाल कर लेते हैं। ये पेज आपको मिला होगा एक स्मार्ट लिमिटेड के नाम से। ये स्मार्ट लिमिटेड ना आई कैप को बहुत पसंद है, ये कॉस्ट के अक्सर सवालों में मिलेगा आपको। स्मार्ट लिमिटेड ये कॉस्ट के अक्सर सवालों में होगा। ये है ऑटम 2009 का सवाल, ये ऑटम 2009 का क्वेश्चन। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, बुक तो फिर एक 2-3 दिन लेट ही है, तो फिर वो कॉपी के पास रखे मैं बजटिंग के सवाल वो ले लीजिएगा। फिर ये जो अभी दिया ये उनमें नहीं था, इसलिए मैंने अलग से दे दिया। सवाल पढ़ने को कहा है।
मैं क्या करूं उसको? अगर क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स के साथ लिंक किया हुआ है, कुछ ऐसा कहा हुआ है कि जितनी हमने अगले महीने सेल्स करनी है उसका 50% हम पहले ही स्टॉक रख लेंगे, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होती है। लॉजिकल भी है ना कि जितने यूनिट्स बेचने हैं वो पहले रख लें, तो ये यूनिट्स की बात हो रही है। अगर हम 50% अमाउंट पे लगाना चाहेंगे तो वो सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेल्स की अमाउंट में प्रॉफिट होता है और स्टॉक कॉस्ट वाली चीज है। तो अगर ये 50% अमाउंट पे लगाना है तो सेल्स की अमाउंट की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लगाएंगे, जैसे अभी किया था। हाँ नहीं, कौन सा क्वार्टर है जिसके बजट बनाना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑटम 9। कंपनी का नाम है स्मार्ट लिमिटेड। मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर ending October, November, December, rupees in thousand. जी यार वो बाहर देखना, ऑफिस बॉय जो होता है उसको बुलाना। रिसीट्स क्या सेल्स है? कैश सेल्स हैं। सेल्स का 20%। अक्टूबर में 1500, नवंबर 1980, दिसंबर 2178। ये हो गई कैश सेल्स। और रिमोट दे दें, एसी बंद करना। टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स आ गई। डेटर्स मुझे दे दे रिमोट, अगर कोई मसला नहीं है तो। ये भी बंद करना है? चलें, जब करना हो तो बता देना, काट दो। दोबारा चला लेंगे, पास ही है। डेटर से पेमेंट का क्या मामला तय है? 45 डेज। अच्छा, ये जो 45 डेज है ना, ये डेज हैं, चूंकि ये मैंने आपको समझाने हैं, इसमें टाइम लगेगा।
पहले ये सवाल पूरा कर लेता हूं, अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कल समझा दूंगा। अभी आप ये जो लिखा है ना पॉइंट नंबर 2, इसकी रीजन बताऊंगा बाद में जब ये 45 डेज समझा लूंगा। अभी बस आप समझेंगे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 50% लोग सेटल करेंगे इन 1 मंथ और 50% सेटल करेंगे इन 2 मंथ्स। पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है 45 डेज, ये मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं ये खुद से बता रहा हूं कि पॉइंट 2 मीन्स कि 50% डेटर्स 1 मंथ में सेटल करेंगे और बाकी 50% 2 मंथ्स में। इस लाइन का ये मतलब क्यों बनाया, अभी बनाया है, बस सवाल पूरा कर लें फिर बताता हूं। इस सवाल का पार्ट बी नहीं पढ़ा अभी पार्ट ए कर रहा हूं मैं। और ये जो सवाल अभी करा रहा हूं, यही कल आप दोबारा करके आइए, और कल फिर एक ट्रेडिंग बिजनेस का आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन क्लास में मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लूंगा। ट्रेडिंग बिजनेस बहुत है मेरी तरफ से, आपको होमवर्क दूंगा एक ट्रेडिंग बिजनेस का कल। आज वाला यही होमवर्क है, कल एक सवाल होमवर्क दूंगा ट्रेडिंग बिजनेस का, लेकिन क्लास में मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा दूंगा, कैश बजट का। पॉइंट नंबर 2 जो इधर उधर से सारे एक दफा में एक्टिव होते नहीं है, सब सुन नहीं रहे होते, दोबारा बता देता हूं। पॉइंट नंबर 2 जो इस सवाल में लिखा हुआ है, उस लिखे हुए का मतलब ये है कि 50% डेटर्स अगले महीने पैसे देंगे और 50% उससे भी अगले महीने पैसे देंगे। ये मतलब है पॉइंट 2 का। ये क्यों है ये बिल्कुल समझाना है आपको मैंने, लेकिन अभी फिलहाल बस सवाल पूरा करना है, इसलिए मैंने 50% वाली बात कह दी आपको। डेटर्स की रिसीट्स निकाल लेते हैं। जनवरी की सेल्स तो वैसे ही बात आगे निकल गई, मैंने नहीं लिखा जनवरी, तो वैसे ही क्वार्टर से बाद निकल गई बात। डेटर से रिसीट्स के लिए चाहिए होती हैं क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स हैं टोटल का 80%। सितंबर की नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अक्टूबर की है कितनी? 6000। नवंबर 7920। दिसंबर 8712। ये हो गई क्रेडिट सेल्स। और अभी रिसीट्स के बारे में क्या बात की? 50% अगले महीने और 50 फिर उससे भी अगले महीने, तो 50% एक महीने बाद और 50% 2 महीने बाद। अक्टूबर में 50% सितंबर वाला नहीं पता, 50% अगस्त वाला वो भी नहीं पता। नवंबर में 50% अक्टूबर वाला 3000, बाकी 50% सितंबर नहीं पता। दिसंबर में 50% इसका 39
60 और 50% उसका। यहां तक पहुंचे नोट करते करते, फिर ये 3 फिगर्स नहीं पता, ये बताता हूं जी। जी नहीं, अगस्त की सेल्स 1 मंथ का मतलब है कि सितंबर में। ये जो 1 और 30 है इस पे बाद में बात करनी है। ये जो मैंने भी डेज समझाने हैं ना, डेज पे करूंगा बात। अभी मैं मंथ लेके इसलिए चल रहा था कि जिस महीने का है उससे अगला महीना बस। अभी मैं इस पे नहीं गया कि 11 तारीख है कि 17 तारीख है कि 4 तारीख है, अभी महीना है बस। यहां तक ओके सारे? जो सितंबर के महीने में सेल्स की थी, इनका कैश कब मिलना है? इनमें से आधों का कैश मिलना है और बाकी आधों का नवंबर में। 50% अगले महीने, 50% उससे अगले महीने। अच्छा, इस मिसाल पे वापस आता हूं। अगर किसी महीने का फॉर एनी मंथ अकाउंट बनाया जाए और बीडी था लेट से इसका 300 और सेल्स की 900 और कैश सिर्फ यही मिला है 300, तो सीडी कितना आ रहा होगा? 900। अरे हाँ, जबरदस्त। चेक नहीं करने की जरूरत कैलकुलेट। ये जितना बीडी था, अगर क्लियरली पता हो कि इस महीने में होने वाली सेल्स में से अभी 1 रुपया भी नहीं मिला हुआ, हाँ जो पिछला पेंडिंग था वो क्लियर हो गया हुआ है, जो पिछला पेंडिंग था वो क्लियर हो चुका है, तो डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो वही होगा ना जो सेल्स फॉर द मंथ थी। ये बात बनती है सेंस? जब हमें इस महीने में की गई सेल्स, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, अभी उससे मिला ही कुछ नहीं है, तो डेटर का बैलेंस सारा का सारा वही आ रहा है जो सेल्स की थी। लास्ट पॉइंट सवाल का देखिए, लास्ट पॉइंट में एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल से ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। वो क्या है? ये बैलेंसेस दिए हुए हैं एज एट 1 अक्टूबर, और एज एट 1 अक्टूबर के बैलेंस का मतलब है कि 30 सितंबर के बैलेंस है ये। इनमें डेटर्स 2 दफा लिखा मिल रहा है। एक लिखा हुआ है ट्रेड डेट्स रिलेटेड टू सितंबर और एक लिखा हुआ है ट्रेड डेट्स रिलेटेड टू अगस्त। इस टेबल को अगर सिर्फ देखें ना, सिर्फ इस टेबल को, तो एक शक ये पड़ता है कि ये जो सितंबर की फिगर लिखी है ये बताए हुए हैं कि सितंबर में क्या डेटर्स थे, और जो नीचे वाली फिगर है वो ये बताया हुआ है कि अगस्त में क्या डेटर्स थे। अगर आप इस सिर्फ टेबल में वर्ड्स को देखें, ट्रेड डेट्स, तो ये डेटर्स को होने वाली सेल बताई हुई है कि बैलेंस बताया हुआ है? ट्रेड डेट्स, ये बैलेंस है। तो जो ट्रेड डेट्स 2 दफा लिखा हुआ है और एक के साथ लिखा हुआ है कि ये रिलेटेड टू सितंबर है, एक के साथ लिखा है कि रिलेटेड टू अगस्त है, तो सिर्फ इस टेबल के अंदर देखें तो लगता है कि शायद ये 2 अलग-अलग बैलेंसेस हैं, और कुछ ऐसी बात हो रही है कि सितंबर में डेटर्स का क्या बैलेंस था और अगस्त में क्या था। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस टेबल से ऊपर क्या लिखा है? ये सारा टेबल 1 अक्टूबर के दिन का बैलेंस है। यानी असल में है ये कि 1 अक्टूबर पे डेटर्स का बैलेंस 8600 था, लेकिन उसको तोड़ के बताया हुआ है। असल में बैलेंस 8600 था
उसको तोड़ के बताया कि 56 तो वो है जो इसी महीने में मजीद सेल्स हुई और 3000 वो हैं जो पिछले महीने वाले अभी तक आउटस्टैंडिंग थे। नहीं, जो पॉइंट लिखा है ना उससे ये बात क्लियर हो रही है, वरना अगर आप सिर्फ टेबल देखें और टेबल के ऊपर वाला सेंटेंस ना पढ़े तो फिर ये मतलब बिल्कुल लगता है कि एक आपको डेटर्स दिए हुए सितंबर के और एक डेटर्स दिए हुए अगस्त के, यानी जब अगस्त क्लोज किया था, महीना पुरानी बात, तो डेटर्स का बैलेंस 3 मिलियन था और फिर जब और महीना गुजरा और फिर जब डेटर क्लोज किया तो बैलेंस 5600 आ रहा था। तो ये ऐसा नहीं है, ये पॉइंट में जो लिखा है ना उससे पता चल रहा है कि ये जो पूरा टेबल है ये 1 अक्टूबर के बैलेंसेस हैं। तो 1 अक्टूबर के ऊपर डेटर्स का बैलेंस 8600 है। अब वो 86 है क्या वो तोड़ के बताया हुआ है कि उन डेटर्स 8600 में से कुछ वो पैसे हैं जो उनसे अगस्त की हुई सेल्स के अभी तक रिसीवेबल हैं और कुछ वो हैं जो सितंबर में की गई सेल्स के रिसीवेबल हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? जाग रहे हैं? जाग रहे हैं? क्या बता रहा हूं मैं? वो तो सबसे एंड पे, सबसे आखिरी बेंच, सबसे कॉर्नर। क्या बता रहा हूं मैं? ओपनिंग बैलेंस बता रहा हूं, क्रेडिटर्स के, डेटर्स के। तो 1 अक्टूबर पे जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग है वो 8600 है। अब इधर वापस आते हैं। इस दिन यहां जो सितंबर में सेल्स की गई थी, इस दिन तक उनमें से कितना पैसा मिल चुका हुआ था? कोई भी नहीं। तो अगर ये देखा जाए कि इस दिन इस महीने में बेची हुई चीजों के अगेंस्ट रिसीवेबल कितना है 56, तो इसका मतलब सितंबर की सेल्स ही 5600 है, क्रेडिट सेल्स। नहीं समझ आया? क्या 56 लिखा तो है रिलेटेड टू सितंबर, डेटर का बैलेंस 56 नहीं है 86 है, लेकिन उस 86 में से अच्छा जो कर रहा हूं ना वो एग्जैक्टली परफेक्टली ये नहीं है, लेकिन डेटा को रिलेट करके सिर्फ ये बात कर रहा हूं जो भी लिख रहा हूं। वैसे इसमें कुछ और भी होना है, लेकिन जुलाई का डाटा नहीं है, जुलाई का डाटा नहीं है सवाल में। जब सितंबर, ये मैंने फॉर द मंथ ऑफ सितंबर दिखाया सामने, जब सितंबर स्टार्ट हुआ था तो अगस्त वाले पैसे आने थे ना, ये वो हैं, इनमें से आधे मिल गए और बाकी स्टिल मिलने वाले हैं, और जो सितंबर में सेल्स की उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए सारा का सारा डेटर 8600 आ रहा है। तो अगर आपको ये 8600 जो कि पॉइंट 10 में बताया हुआ है उससे अगर पता चल रहा है कि इसमें से 56 वो है जो सितंबर में की गई सेल्स की वजह से डेटर है, तो सितंबर में सेल्स ही की थी, क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला, तो सारी की सारी अमाउंट डेटर्स के तौर पे आउटस्टैंडिंग है अभी तक। अगर सितंबर की सेल्स से रिलेटेड रिसीवेबल 5600 है तो सितंबर में सेल्स ही 5600 की थी। बड़ी मुश्किल बात कर रहा हूं। ये इसका 50%,
बाकी रहता है, और ये 5600 पूरा ही मिलना रहता है अभी। तो सितंबर की क्रेडिट सेल्स ही 5600 है। और इस 5600 में से कैश कब कब मिलेगा? आधा अक्टूबर में और आधा नवंबर में। जी, सितंबर वाली बात समझ आ गई? सितंबर से रिलेटेड बताएं, कुछ पूछना है? सितंबर जी, लेटर का कौन बनाया मैंने? हाँ, तो मैंने टोटल सेल तो नहीं लिखी। हाँ, अब है ठीक? नहीं, कंफ्यूजन है अभी तक? सितंबर वाली सेल से रिलेटेड कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ? अब बताइए अगस्त का क्या कहना है? सितंबर की जो सेल्स थी, क्रेडिट सेल्स, वही सारा का सारा रिसीवेबल कह दिया मैंने। क्यों? क्योंकि इसका पैसा अभी मिला नहीं था। लेकिन जो अगस्त में सेल्स की थी, इनमें से आधा पैसा सितंबर में आ चुका, बाकी आधा एज एट 30 सितंबर रिसीवेबल था। तो वो जो 3000 है, ये वो आधा है। अगस्त की सेल 3000 नहीं है, अगस्त की 6000 थी। उनमें से 3000 यहां मिल गया और बाकी 3 रिसीवेबल रह गया। तो वो वही 3000 है जो यहां मिलना है। जुलाई का डेटा नहीं है, और फर्ज करें जुलाई में बिजनेस था ही नहीं, अगस्त पहला महीना था। तो ये मैंने जो सामने बनाया है ना, ये मैंने अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बनाया है। जब अगस्त एंड हुआ था, तो अगस्त की सेल्स में से कुछ भी अभी रिसीव हुआ था? नहीं। उसमें से आधा सितंबर में और आधा यहां रिसीव होना है। जब ये मंथ खत्म हुआ था, तो अगस्त की सारी सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल शो हो रही होगी। वो मैं कह रहा हूं कि वो 6000 है। इस 6 में से 3000 यहां मिल गया, और जो बाकी 3000 है वो यहां रह गया। तो जो सितंबर का क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस है, उसमें अगस्त से रिलेटेड सारा ही अभी भी रिसीवेबल है या आधा रिसीवेबल है? तो ये 3000 वो आधा है। हो ही रहा।
8300, 7780, 9138. कैश परचेजेस है जी। अक्टूबर में लिखा है 50% ऑफ 2 months। अच्छा, बाकी लोग भी सुने, हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन बाकी हो कि ये जो 3000 है अगस्त वाला, मैंने इसको 50% क्यों नहीं किया। ये 5600 को पूरी क्रेडिट सेल क्यों कह दिया? क्योंकि सितंबर एंड तक इसमें से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था। इसमें से 28 अक्टूबर में रिसीव होगा, 28 नवंबर में। अगर हम 31 अक्टूबर पे खड़े होके 31 अक्टूबर पे डेटर्स का बैलेंस देखें तो स्टिल 5600 आ रहा होगा या 2800 आ रहा होगा। तो उस 2800 की फिगर को अगले महीने में फिर 50% करेंगे, क्यों नहीं? वो पहले ही वो आधा है जो अगले महीने मिल रहा था। तो चूंकि अगस्त की सेल्स में से आधे पैसे सितंबर में मिल चुके हुए होंगे, तो जो सितंबर एंड का बैलेंस आ रहा होगा डेटर का, ये रही वो आधे पैसे गए होंगे जो अक्टूबर में मिलने, उनको मजीद आधा नहीं करना। अच्छा, इस सवाल में कैश परचेज है क्या, पूछना कुछ? लेकिन मैंने लिखा नहीं, मैंने बस सप्लायर्स कह दिया, जबकि सेल्स में तो मैंने कैश सेल्स अलग लिखा था। तो है कैश परचेजेस हैं। मैंने यहां पर कैश परचेज अलग लिखने की बजाय बस सप्लायर कह दिया, तो कोई मसला नहीं है, मैं यहां सेल्स को भी इकट्ठे कर सकता था। सिर्फ इसलिए मैंने अलग कर दिया क्योंकि सेल्स की फिगर मौजूद थी, बस इंटू 20 करके कैश सेल्स आ जानी थी। परचेजेस की फिगर दी भी है, निकालनी पड़ेगी, तो परचेजेस की फिगर निकालनी तो पड़नी है। और एक बार जब परचेजेस की फिगर निकालनी ही है, जब वर्किंग करनी ही है, तो मैं उसी में नीचे यहां लिख लूंगा। यानी ये कोई, मैं ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ना कोई स्टूडेंट समझे कि जो सेल्स हैं वो तो कैश अलग दिखानी होती है, लेकिन परचेजेस कैश अलग नहीं दिखानी होती, ऐसा कोई असूल नहीं है।
अगर मेरे पास परचेजेस की फिगर होती तो मैं यहाँ कहता कैश परचेजेस और अलग दिखा देता, कोई मसला नहीं है, नहीं है इसलिए नहीं दिखाई। सप्लायर के लिए चाहिए परचेजेस और परचेजेस नहीं दी लेकिन जीपी मार्कअप मार्जिन दिया हुआ है, तो हम सेल्स से पहले पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, फिर पहुंचेंगे परचेजेस तक। सप्लायर्स की वर्किंग करते हैं। चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल से निकालनी है तो मैं यहां आपको समझाने के लिए सेल्स दोबारा लिख रहा हूं, वरना ये सेल्स लिखना अवॉइड बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको समझानी है इसलिए मैं सामने दोबारा लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए सिर्फ, नहीं टोटल सेल्स चाहिए। तो टोटल सेल्स जो कि दी हुई हैं अक्टूबर की कितनी 75, नवंबर कितनी 99, 890, 10,000। सितंबर की नहीं बता, सितंबर की है 7,000, क्योंकि 5600 80% है, ये क्रेडिट सेल है, ये 80% है, तो इससे टोटल निकल आई 7,000। क्या ये यहां लिखा हुआ क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है, तो अगर ये क्रेडिट सेल्स हैं तो उसको 80 से क्रॉस कर दिया। सवाल में कहां लिखा है, सवाल में कहां लिखा है भाई, पॉइंट नंबर 1 में टेबल के नीचे पहला ही सेंटेंस। टोटल सेल्स से पहले आएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक। मार्कअप है, मार्जिन है, मार्जिन है कितने परसेंट, तो मार्जिन में सेल 100 होती है, तो सितंबर की कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी 7,000 इंटू 80/100, अक्टूबर की हो जाएगी 7,500 इंटू 80/100, कितनी 5,600, 6,000। सब लोग खुद बोले बगैर ट्राई करें नवंबर की कॉस्ट ऑफ सेल, करें, ट्राई करें। नोट जो कर रहे हैं कर ही लेंगे, लिखा ही हुआ है सामने, ट्राई करें पहले सारे। नवंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करें।